ईरान और यूएस के बीच एक सीज फायर हो चुकी है और 10 ऐसे बिंदु जो हैरान कर देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं। ईरान ये कह रहा है कि उसके ऊपर हमले जारी हैं, क्योंकि इजराइल भी साफ तौर पे ये कह रहा है कि हमारा इस सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। पूरी दुनिया और इंसानियत राहत की सांस ले सकती है अगर वादा खिलाफी ना की जाए। गालिब का ख्याल आता है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दिस इज द समरी ऑफ अमेरिकन एडवेंचर। नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ द पीस सीज फायर, और वो अभी भी लेबनान पे हमला कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद जिस कंडीशंस को के बेसिस पे उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट किया है, वो खुद ही वो कंडीशंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है, क्योंकि स्टेक्स आर हाई, अमेरिका फोकस रहेगा इस इशू पर। विल इट गो अहेड टू द सेकेंड फेज, यानी एंड ऑफ वॉर? तो अब सबसे बड़ा टेस्ट इस सीज फायर का है कि क्या नेतन्याहू वो एक किस्म के पागल कुत्ते की तरह है। कैन ही बी पुट बैक इन हिज बॉक्स? ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। अब ईरान पहले से ज्यादा नया ताकतवर बन के उभरा है। मैं देख रही थी ईरानियन जो अलग अलग एम्बेसीज हैं, वो जो चुटकुले कहती जी हैं, हाँ। जो एक तरह से मजाक करती हैं, मॉक करती हैं अमेरिका को, कह रही हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सारे लोग नीचे कह रहे हैं कि हेलो सुपर पावर। तो सीधे तौर पर मॉक कर रहे हैं अमेरिका को। अब से कुछ ही घंटों बाद हम देखेंगे कि किस तरह से दुनिया के तमाम सबसे महत्वपूर्ण लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे होंगे और विश्व शांति की कामना करने के लिए पाकिस्तान उसके केंद्र में आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक किस्म से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लॉटरी लग गई है। ये सीज फायर होल्ड करे या ना करे, पाकिस्तान हैज बिकम सेंटर पीस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। तो आप कह सकते हैं कि भारत तो कहता है कि इट इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज नाउ बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल पीस। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। 40 दिनों से लगातार आपके पास मैं खबरें लेकर आ रही हूं कि कहां बमबारी हो रही है, कहां मिसाइलें बरसाई जा रही हैं, कहां लोग मारे जा रहे हैं। 40 दिनों के बाद एक राहत की खबर कम से कम हम तक ये जरूर पहुंची है कि अभी फिलहाल 2 हफ्ते के लिए पूरी दुनिया और इंसानियत राहत की सांस ले सकती है अगर वादा खिलाफी ना की जाए। यानी अभी भी सोचिए, मैं आपसे बातचीत कर रही हूं कि ईरान और यूएस के बीच एक सीज फायर हो चुकी है और 10 ऐसे बिंदु जो हैरान कर देने वाले हैं, चौंका देने वाले हैं कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ईरान की हर शर्त मानने को तैयार हुआ है। उन शर्तों का जिक्र मैं आपसे एक ही पल में करूंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी भी ईरान ये कह रहा है कि उसके ऊपर हमले जारी हैं, क्योंकि इजराइल भी साफ तौर पर ये कह रहा है कि हमारा इस सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। तो जो शर्तें हैं उनमें कई महत्वपूर्ण शर्तें हैं, जिसमें एक तो यही है कि जो पैसेज ऑफ हॉर्मुज है, जिसको लेकर ये पूरा हंगामा बरपा हुआ, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नेस्त नाबूद कर देंगे न सिर्फ कि ईरान को, बल्कि पूरे ईरानियन सिविलाइजेशन को नेस्त नाबूद कर देंगे। वो उसका उसका पूरा का पूरा कंट्रोल और नियंत्रण जो है ईरान के हाथ में रहेगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, जिन 40-50 सालों से लगातार आर्थिक पाबंदियों से जूझ रहा था, यूएस और यूएन की पाबंदियों से, ईरान की ये शर्त भी है कि दोनों तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पाबंदियां उसके ऊपर से हटा दी जाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर ये देखिए कि इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी यूएस करेगा, ईरान का जो नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको कार्यक्रम में मैं आगे डिस्कस करूंगी। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं सीधे अमेरिका से। उनसे बातचीत करते हैं डॉक्टर मुक्तदार खान, प्रोफेसर हैं ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, और खास साथ वो खुद का अपना यूट्यूब चैनल खान वर्सेशंस, यानी कॉन्वर्सेशंस को खान, चूंकि उनका नाम है तो खान वर्सेशंस के नाम से वो अपनी ये यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, और सीनियर नॉन रेजिडेंट फेलो हैं मिडिल ईस्ट पॉलिसी काउंसिल। यानी इससे बेहतर मेहमान के बारे में शायद नहीं सोचा जा सकता था आज। डॉक्टर मुख्तार, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ लाने के लिए। इस पूरी सीज फायर को आप किस तरह से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच अरफा, और आपके सुनने वाले और देखने वालों को मेरा सलाम और नमस्ते। देखिए, अगर ये चीज़ फायर होल्ड करता है, दैट इज़ द क्रिटिकल एस्पेक्ट, तो ये एक किस्म से आप कह सकते हैं ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। और गालिब का ख्याल आता है बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। दिस इज़ द समरी ऑफ अमेरिकन एडवेंचर। लेकिन ऑफ कोर्स
पूरे खित्ते को काफ़ी नुकसान हुआ है इसमें। ईरान का काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, और खुद गल्फ कंट्रीज का ना सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, उनकी जो सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी है वो भी तबाह हो गई है। सो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ रीथिंकिंग बहुत होगी गल्फ मुल्कों में। लेकिन एक नुक्ता जो आपने भी दोहराया, एक चीज अटका हुआ है कि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि लेबनान इज नॉट पार्ट ऑफ द पीस सीज फायर, और वो अभी भी लेबनान पे हमला कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद जिस कंडीशंस को के बेसिस पे उन्होंने सीज फायर एक्सेप्ट किया है, वो खुद ही वो कंडीशंस इम्प्लीमेंट नहीं कर सक रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑन गोइंग प्रॉब्लम। जैसा कि आपने गाजा के मसले पर भी देखा कि सीज फायर हो अनाउंस होने के कई दिनों बाद अभी भी इसराइल गाजा पर हमले करते रहता है, और सेकेंड फेज शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब सवाल उठता है, क्योंकि स्टेक्स आर हाई, अमेरिका फोकस रहेगा इस इश्यू पर, विल इट गो अहेड टू द सेकेंड फेज, यानी एंड ऑफ वॉर जो नेगोशिएशंस है जिसके लिए 2 हफ्ते है। तो वो 2 हफ्ते की बात छोड़े, डिसीजन तो शायद आज ही हो जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर नेतन्याहू को नहीं रोक सकते। क्योंकि देखिए ईरान का जो रिस्पांस है, अमेरिका हमला करे या इसराइल हमला करे, ईरान का एक ही रिस्पांस है कि वो इसराइल, द गल्फ कंट्रीज और अमेरिकन बेसिस को अटैक करता है। अमेरिकन बेसिस तकरीबन पूरे बंद हो चुके हैं, सोल्जर्स निकल गए हैं, वो होटलों में रह रहे हैं, सिविलियन जगहों पर चले गए हैं। तो 2 ही टारगेट है ईरान के पास, जो अमेरिका इसराइल है और गल्फ कंट्रीज है। तो इसराइल हमला करे या अमेरिका हमला करे, ईरान उन्हें टारगेट करेगा और हॉर्मुज को वो बंद कर देगा, इट विल नॉट ओपन। तो अब सबसे बड़ा टेस्ट इस सीज फायर का है कि क्या नेतन्याहू वो एक एक किस्म के पागल कुत्ते की तरह है, कैन ही बी पुट बैक इन हिज बॉक्स? ये सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ। अब अगला सवाल यहाँ पैदा होता है, इससे पहले कि मैं इस डिस्कशन को और ओपन करूं और आपसे ग्लोबल इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए भी क्या इम्प्लीकेशंस, और दर्शकों को ये जान के खुशी होनी चाहिए कि आपका जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो हिंदुस्तान से ही है। आप शायद हैदराबाद के रहने वाले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल। तो यानी आप हिंदुस्तान को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, और इस पूरे खित्ते को भी। ये बताइए, पाकिस्तान का इस पूरे पीस प्रोसेस में एक की प्लेयर बन के उभरना, यानी अब से कुछ ही घंटों बाद हम देखेंगे कि किस तरह से दुनिया के तमाम सबसे महत्वपूर्ण लोग इस्लामाबाद में इकट्ठा हो रहे होंगे, और विश्व शांति की कामना करने के लिए पाकिस्तान उसके केंद्र में आ गया है। भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद भेजता है भारत को। कई हाल ही के दिनों में भी कई इस तरह के दर्दनाक हमले हुए हैं, जिसमें भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान में उस के जरिए किए गए हैं। ऐसे में शांति का एक बड़ा लंबरदार बन के उभर रहा है पाकिस्तान। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए अल्फा जी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एक किस्म से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक लॉटरी लग गई है। इंडिया ने बहुत कोशिश किया उनको एफएटीएफ की लिस्ट पे दोबारा ग्रे लिस्ट पे डालने का, वहाँ पे नहीं हो सका। वहाँ पे जापान पाकिस्तान की तरफ से वोट डाला। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लोन्स इंडिया ने रोकने की कोशिश की, वहाँ पर भी पाकिस्तान को वोट्स मिले। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि जब भी भारत अपने ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात के बारे में बात करता है, तो दे टॉक अबाउट इट, जैसा नरेंद्र मोदी जी और वहाँ के लीडर के बारे में। तो अब देखिए आप, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हैव बिकम मच क्लोजर टू डोनाल्ड ट्रंप। और फिर गाजा के जो पीस प्रोसेस था उसमें भी पाकिस्तान का काफ़ी रोल था। और जो शार्म अल शेख में जो कन्वेंशन हुआ था, मीटिंग, उसमें सिर्फ 3 स्पीकर थे, जिसमें शहबाज शरीफ भी एक स्पीकर थे। और अब तो स्टेटस काफ़ी बढ़ गया है। ये सीज फायर होल्ड करे या ना करे, पाकिस्तान हैज बिकम सेंटर पीस ऑन द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक क्राइसिस। और अगर ये पीस फाइनलाइज हो जाता, देन इट विल बी कॉल्ड द इस्लामाबाद अकॉर्ड। तो भारत के लिए ये एक मुश्किल है, क्योंकि इंडिया ट्राई टू मार्जिनलाइज पाकिस्तान और उसको एक पराया स्टेट बनाने की कोशिश की एज ए स्पॉन्सर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन पाकिस्तान अब सेंटर स्टेज पे हो गया है, इंडिया ऑन द साइड लाइन्स हो गया है ये इतने बड़े इश्यू पर। तो आप कह सकते हैं कि भारत तो कहता है कि इट इज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान हैज नाउ बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल पीस। तो ये एक विक्ट्री है उनके लिए।
बट इससे उनके लेकिन एक लेकिन आप जी इसको देखते किस तरह से हैं? क्या ऐसी वजह है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर क्या सही कर रहा है पाकिस्तान जो भारत नहीं कर पा रहा है। इससे कहीं भी मैं कहती हूँ कि ये शांति का मसीहा या शांति का दूत बनने के बावजूद ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता रहा है, और ये कई दशकों पुरानी कहानी है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्या सही कर रहा है जो व्हाइट हाउस में भी उसकी तूती बोलती है? हम देख रहे हैं खाड़ी के देशों में भी उसको जो है एक प्रोमिनेंस मिल रहा है। ईरान की नज़र में भी वो एक बहुत करीबी दोस्त बन गया है। अभी हाल ही में एक बयान आया था जिसमें ये बात हो रही थी कि नहीं, ईरान इस्लामाबाद में इस बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और फौरन तपाक से ईरान ने उस बात को कहा कि नहीं, हमारा वो भाई है, हमारा जी दोस्त है, और ऐसा हम नहीं कह सकते, ये वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो हर कोई अलग अलग, अगर आप देखें इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, वो जी पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में, गुड फेथ में रखना चाहता है। क्या सही कर रहा है पाकिस्तान? इनफैक्ट आपने जो अब्बास अरागची की पोस्ट की बात की है, वो पोस्ट में वो आखिर में उसके अंत में उन्होंने फारसी में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा था। अब्बास हम्म। अरागची ने, देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत सही तरीके से मैनेज किया है, स्पेशली सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के मसले पर। अगर आपको याद होगा, पिछले साल फरवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने के चंद हफ्ते बाद जो एड्रेस किए थे टू द नेशन, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को शुक्र अदा किया था कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ था काबुल के एयरपोर्ट पे जब अमेरिका वाज विड्रॉइंग, तो उसके जो मेन आर्किटेक्ट था उसको पाकिस्तान ने ढूंढ कर पकड़कर अमेरिका के हवाले कर दिया था। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस सेकेंड टर्म के पहले ही महीने से ही हैज बीन ग्रेटफुल टू पाकिस्तान। तो उसके बाद से कई बयानात आए कि पाकिस्तान इज ए मेजर पार्टनर इन काउंटर टेररिज्म। तो इंडिया की जो नैरेटिव थी टू पेंट इट एज ए क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट नेशन, वो वहां पे फेल हो गई, बिकॉज वो टेररिस्ट काउंटर टेररिज्म का पार्टनर बन गया यूएस का। फिर उसके बाद आपको याद है शहबाज शरीफ ने जो है सो नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की कि हमने सीज फायर करवाया, वो शहबाज शरीफ ने भी उनके साथ मतलब ही अग्रीड ऑन दैट इश्यू। भारत डिड नॉट अग्री, वहां से भारत और अमेरिका के बीच में फासले बढ़ने लगे। और एक बात इंडिया में ज्यादा गौर नहीं किया जाता कि जो भारत का और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ था, उसका पहला अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। तो सवाल ये था कि हाउ डिड ही नो कि इंडिया पाकिस्तान की अगर ये सिर्फ बायलैटरल डिस्कशंस हो रहे थे, तो पाकिस्तान हु वाज कीपिंग डोनाल्ड ट्रंप अपडेटेड। तो अगर हम इंडिया का नैरेटिव एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इंडिया ने यूनिलैटरली पाकिस्तान से बात कर कर विदाउट एनी रोल फ्रॉम अमेरिका ये डील सीज फायर करवाया था, तो यू शुड अज्यूम कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई आप अनाउंस कर दें। तो दैट इज वाई पाकिस्तान हैज रियली मैनेज डोनाल्ड ट्रंप क्या, बेटर। मैं वापस ले आती हूँ आपको जी यूएस और ईरान की इस पूरी बातचीत पर। जी मुझे बताइए, ऐसा क्या हो गया अचानक कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि सिविलाइजेशन को खत्म कर देना चाहते थे, ईरान की पूरी सभ्यता को नेस्त नाबूद कर देना चाहते थे, 50 सालों का हिसाब मांग रहे थे, और कुछ ही घंटों के भीतर ईरान की तमाम मांगों पर वो सहमत हो गए। यहाँ तक कि जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए उन्होंने पूरे यूरोप और नेटो के तमाम देशों से अपने रिश्ते दांव पर लगा दिए, गाली गलौज की भाषा में बातें करने लगे। इसके अलावा ये देखिए कि कहने लगे कि न्यूक्लियर बम बरसा दूंगा, और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल अब ईरान के हाथ में होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि ये जो 10 पॉइंट पे डोनाल्ड ट्रंप अग्री हुए हैं, ये नए 10 पॉइंट्स नहीं है अरफा जी, ये वही पुराने 10 पॉइंट्स है जो ईरान ने अमेरिका के इनिशियल 15 पॉइंट प्रपोजल के जवाब में पेश किया था। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोजीशन बदली है, ईरान ने नहीं बदली। ईरान इज इन द सेम पोजीशन जो 2-3 हफ्ते पहले था व्हेन दे प्रपोज दोस 10 पॉइंट्स। तो वहीं पर आप देख सकते हैं कि पल्ला किसका भारी है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस जंग में दो चीजें गलत की हैं। एक, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात नहीं मानी, और अपने ही जनरल्स की भी बात नहीं मानी। तो सोचिए, आप जंग लड़ रहे हो और अपने ही
इंटेलिजेंस और मिलिट्री के खिलाफ आप नेतन्याहू की बातें सुनकर इस जंग में चले गए। वो समझ रहे थे कि हम भयानक बम्बिंग करेंगे शॉक एंड ऑ की तरह, और 2 हफ्ते के अंदर ईरान जो है सो घुटने टेक देगा और हमको फुल सरेंडर कर देगा। फिर हम एक यहाँ पर एक जोकर बैठे हैं जिसका नाम पहलवी है, हम उसको वहां पे बादशाह बना देंगे, और वो बादशाह वहां पे तेहरान में खड़े रहकर ये कहेगा कि आई स्टैंड विथ इजराइल, और हम जंग जीत जाएंगे। सो दैट इज द प्लान इनका था। लेकिन ये समझ ही नहीं सके कि जो हॉर्मूज का कार्ड जो ईरान ने इंस्टेंटली प्ले किया, कि उसका क्या असर होगा ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी पर भी उसका काफी नेगेटिव असर है। यहाँ पर हमारा पास इन्फ्लेशन 2 पॉइंट समथिंग से 4 हो जाएगा, तेल की कीमत $4 से ज्यादा होगी, एंड द पब्लिक इज वेरी अपसेट अबाउट इट। तो डोनाल्ड ट्रंप जो ईरानियन रेजिलियंस थी ईरान की, वो उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, और ये हॉर्मोज के लिए वो टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे। जो उन्होंने धमकी दी थी सिविलाइजेशनल, तो मतलब इट इज गोइंग टू बी प्रोसिक्यूटेड एज वॉर क्राइम्स, धमकी भी वॉर क्राइम है। तो वो उसका तो खैर देयर विल बी सम रेकनिंग यहाँ पर अमेरिका में। तो वो हॉर्मूज जो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो हॉर्मूज नहीं खोलने के वजह से यूरोपियंस भी साथ नहीं दिए, कोई उनका साथ नहीं दे रहा था। सो ही फाइनली इज, एक तरह से आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हैज सरेंडर्ड टू दिस इनएविटेबिलिटी कि हम हॉर्मूज को नहीं खोल सकते विदाउट एक्सेप्टिंग ईरान कंडीशंस। और उनके लिए फ्रस्ट्रेशन ये भी था कि उनकी नज़र में अमेरिकन मिलिट्री वाज परफॉर्मिंग सुपरबली, जिस तरह से उन्होंने पायलट को छुड़ाया, तो दैट वाज ए ह्यूज विन फॉर द यूएस आर्मी, और एयर डोमिनेंस तो एस्टेब्लिश हो ही गया था। तो सो दैट फ्रस्ट्रेशन हैज फाइनली लेड हिम कि मैं अब दिस इज ओवर, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि वो क्यूबा हम्म। भी जाना चाह रहे थे। तो उनका हम्म। पूरा फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने उनका टैरिफ एजेंडा को आप कह सकते हैं कि डिसरप्ट कर दिया, ये ईरान ने इनकी फॉरेन पॉलिसी एजेंडा को भी डिसरप्ट कर दिया। तो लेकिन नाउ मुक्तदा साहब, आप स्टार्टिंग एंड अमेरिका रनिंग। में बैठे हुए हैं और जी पूरा इलेक्शन जो कैंपेन था डोनाल्ड ट्रंप का, इत्तेफाक से मैं उस पूरे साल अमेरिका में थी। मैंने जी देखा कि कैसे आम लोगों ने, वो लोग भी जो उनको वोट नहीं करना चाहते थे, उन्होंने भी उनको वोट किया, क्योंकि वो वॉर प्रेसिडेंट नहीं, पीस प्रेसिडेंट के तौर पर जाने गए। जी एक ऐसा व्यक्ति जो न सिर्फ की नई जंगों की शुरुआत नहीं करेगा, बल्कि पुरानी जंगों का भी खात्मा करेगा। एक बड़े तबके ने इसलिए भी वोट किया, और हैरानी की बात यह है, उस वक्त बाकी बड़ी तादाद में अरबी लोगों ने, मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, जो कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की इस बात से खफा थे कि वो गजा पर, फिलिस्तीन पर स्टैंड नहीं ले रहे थे। आज वही प्रेसिडेंट हर तरफ मोर्चा खोल रहा है। अभी भी सोचिए आप, 3-4 खिड़कियां मैं कहूं, या 3-4 जंग के मुहाने खुले हुए हैं इस वक्त। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब ईरान पहले से ज्यादा नया ताकतवर बन के उभरा है। मैं देख रही थी ईरानियन जो अलग अलग एम्बेसीज हैं, वो जो चुटकुले कहती हैं, जी हाँ जो हाँ। एक तरह से मजाक करती हैं, मॉक करती हैं अमेरिका को, कह रही हैं से हेलो टू द न्यू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सारे लोग नीचे कह रहे हैं कि हेलो सुपर पावर। तो सीधे तौर पर मॉक कर रहे हैं अमेरिका को। ऐसे में अब मुझे बताइए कि जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से किस तरह से ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, ये बदलेगा मिडल ईस्ट, या फिर मैं कहूँ वेस्ट एशिया हमारे हिसाब से, उसके हिसाब से भी और दुनिया के हिसाब से भी। देखिए, परसेप्शन एक चीज है, कैपेबिलिटीज एक चीज है। परसेप्शन तो बहुत बदल गया है कि अमेरिका बहुत कमजोर हो गया। देखिए, ये लगातार थर्ड मेजर रिजीम चेंज फेलियर है अमेरिका की। अफगानिस्तान में हम गए 2001 के टारगेट टेररिस्ट अटैक्स के बाद, और आज देखिए 25 साल के बाद वही सरकार वहां पे है। जो तालिबान थे अब भी तालिबान है, एंड एंड ए मच नेस्टियर एंड एग्रेसिव वर्जन ऑफ तालिबान। वहां पे भी बहुत चर्चा हुआ था कि हम औरतों की फ्रीडम के लिए भी जा रहे हैं, और देखिए आप क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। इराक इज द ओनली कंट्री जो फॉर्मली अलाइन हुआ ईरान के साथ इस जंग में। इट केम लेट बट इट केम। तो इराक भी हमला किया, $2 ट्रिलियन खर्च किया वहां पे रिजीम चेंज नहीं हुआ। ये तीसरी अटेम्प्ट है अमेरिका की रिजीम चेंज की इन द मिडल ईस्ट, और यहाँ पे भी ये फेल होकर वापस गए। ना सिर्फ फेल हो गए, पर आप कह सकते हैं कि जो जो बूढ़े लीडर्स थे जिनको रिटायर हो जाना चाहिए था, उनको रिटायर कर दिया अमेरिका ने, और यंग ब्लड हैज टेकन ओवर उसी रिजीम का। तो दिस इज द थर्ड रिजिम फेलियर डोनाल्ड ट्रंप का, यूएस का कह सकते हैं। तो ये बार बार ये मैसेज अमेरिका को मिल नहीं रही कि आपकी पावर तो है आपके पास मिलिट्री पावर, लेकिन आपका मिलिट्री पावर आप
उसको पॉलिटिकल विक्ट्रीज में ट्रांसलेट नहीं कर सक रहे बिकॉज ऑफ योर यूनिलैटरलिज्म। और दूसरी चीज मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो मुसलमानों ने जो ट्रम्प को वोट डाला, आई वॉज डीपली इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, उसके बहुत सख्त खिलाफ था मैं। 33% के करीब, यानी तीन में से एक मुस्लिम अमेरिकन ने ट्रम्प को वोट डाला। और जब भी मैं उनसे बहस किया या उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस किया या इंटरव्यूज किया, तो सिर्फ एक ही जवाब आता था। हालांकि ट्रम्प ने कहा कि आई हेट इस्लाम, इस्लाम हेट्स अस, और मैं बैन कर दूंगा मुसलमानों को, इस तरह के बातें के बावजूद उनका एक ही जवाब था, नो न्यू वॉर्स। हमें ट्रम्प इसलिए पसंद है कि ही डिड नॉट स्टार्ट ए वॉर इन द फर्स्ट टर्म। और आप देखिए सेकंड टर्म में तो वो अमेरिका फर्स्ट की बातें किए, लेकिन अभी तक उनकी फॉरेन पॉलिसी इन द मिडल ईस्ट इज इजराइल फर्स्ट। इट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय या ए वॉर क्रिमिनल। बिल्कुल। मुख्तार साहब, आप ये बताइए कि आप चूंकि मिडल ईस्ट के भी यानी वेस्ट एशिया के भी बड़े जानकार हैं, और ये जो पूरी जंग है, ये सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग नहीं है, ये पूरे खित्ते की, पूरे रीजन की जंग है। अभी मैं देख रही हूँ कि जिस तरह की बयानबाजियां आ रही हैं यूएई की तरफ से भी, खुलकर न सही तो छिप कर आ रही हैं। ये भी बात आ रही है सामने, मैं देख रही थी एक पाकिस्तानी जानकार हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी ईरान यूएई पर हमला कर रहा है। इस पूरे इलाके की पॉलिटिक्स को जरा हमें समझाइए ब्रीफली, कि जो यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं इस पूरे मिडल ईस्ट के खित्ते में, क्या वो बने रहेंगे, या वो एक तरह की सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक वल्नरेबिलिटी, एक कमजोरी के तौर पर इसको मिडल ईस्ट के जो शहंशाह और शाह हैं वो देखेंगे ऑटोक्रेट्स के, हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ईरान और यूएस नहीं बल्कि पूरे वेस्ट एशिया का जो संबंध है, जो उनके रिश्ते हैं, वो अमेरिका से बदल जाएंगे? और साथ साथ एक ही सांस में ये भी कहना चाहती हूँ कि इसराइल से भी बदल जाएंगे, क्योंकि इसमें से कई तो ऐसे देश थे जो इसराइल की भी खुले तौर पर कभी छिपकर चापलूसी किया करते थे। देखिए, जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल फॉर सिक्योरिटी था मिडल ईस्ट में कि हम अमेरिका के बेसिस हमारे मुल्क में रखेंगे, और कोई भी हम पर इसलिए हमला नहीं करेगा क्योंकि अगर हम पे हमला होगा तो इट इज़ लाइक अटैकिंग अमेरिका। तो ये उनका प्रिंसिपल था। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग ए सेफ्टी नेट, वो मैग्नेट बन गई टू फॉर ईरानियन अटैक्स। और ये तो ना सिर्फ अमेरिका के मिडल ईस्ट के लिए, ये अब सारे मुल्क जिनके पास अमेरिकन बेसिस है वो ये बात सोचने लगेंगे, जैसे जापान और साउथ कोरिया जहाँ 50-50 अमेरिकन है। देखिए, ईरान के पास वो काबिलियत नहीं थी कि अमेरिका को हिट करे, हमारे पास एक कंकड़ भी आके नहीं लगा हमें। बट अमेरिका ने खुद हजारों अमेरिकन को वहां उसके रेंज में डाल दिया था थ्रू इट्स बेसिस। सो दैट्स वाई ईरान की स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत हो गई। लेकिन देखिए, जो डिप्लोमेसी इसराइल ने की है पिछले 25 साल में, अगर आप 15-20 साल पहले जियो पॉलिटिक्स मिडल ईस्ट की पढ़ाते थे तो द राइवलरी वाज इसराइल वर्सेस अरब्स। लेकिन ये थ्रू पार्टिसिपेशन, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की नई फॉरेन पॉलिसी थी, उसके बेसिस पे जो मेन एक्सिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था उसको बदल दिया गया। इंस्टेड ऑफ अरब्स वर्सेस इसराइल, इट बिकेम अरब्स एंड इसराइल वर्सेस ईरान, जो पिछले 15 साल से जो मेन टॉपिक चल रहा था, और जो एब्राहम एकॉर्ड्स बना। और देखिए, जो एब्राहम एकॉर्ड्स के मुल्क थे, उनको बार बार ट्रंप ने कहा कि इट विल लीड टू पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं मुल्कों का हुआ है जो एब्राहम एकॉर्ड्स के मेंबर्स हैं, बहरेन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अभी जब असेसमेंट होगा तो आप देखेंगे कि कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन हैव सफर्ड दी मोस्ट। ईरान ने थोड़ा हाथ थोड़ा होले होले रखा ऑन सऊदी अरेबिया, बट इन चारों की बहुत धुलाई की उसने। दे आर गोइंग टू सफर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, और खतर है ऑलरेडी अनाउंस कि शायद वो बेसिस निकाल देगा। वैसे भी बेसिस तबाह हो गए हैं, दे आर नॉट यूजेबल एट द मोमेंट। तो या तो अमेरिका कहेगा कि आप दोबारा इन बेसिस को इन्वेस्ट करें, बिकॉज सारी फंडिंग तो लोकल आ रही है, अमेरिका नहीं खर्च कर रहा है वो पैसे। तो अब ये सवाल उठता है यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया को कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स करके फिर अमेरिका के बेसिस बनाएंगे, और फिर अगर झगड़ा हुआ तो हम टारगेट बन जाएंगे। तो आई थिंक द मिडल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज है उनके लिए बहुत जरूरी है कि दे नीड टू रीथिंक दिस एंटायर, मतलब उनकी स्ट्रैटेजी है। तो वो जो 4 एम्बेसडर की मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते, जहाँ पे तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी,
दैट वाज वेरी क्रिटिकल। आई विश कि वो इराक को भी बुला लेते वहाँ, बिकॉज इट लुक लाइक ए सुन्नी नेटो की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर वो हम्म। इराक बुला लेते तो देन दैट सेक्टेरियनिज्म खत्म हो जाता। बट आई थिंक दे आर गोइंग टू थिंक ऑफ रीजनल कुछ इस तरह सिस्टम, और जी। मुझे लगता है कि चाइना का रोल अब और मजीद बढ़ जाएगा। देखिए चाइना का अभी, रोल बढ़ जाएगा। मेरे पास हाँ, समय थोड़ा सा कम है, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। एक बात वो मैं है बता दूं भारत कि से। पीपल आर जी जरूर। फॉरगेटिंग कि चाइना ने भी काफी दबाव डाला ऑन ईरान टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर दिस सीज फायर। उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं लोग, बट चाइना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीज फायर अलोंग विद पाकिस्तान। बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे जो भारत से जुड़ा हुआ है, मुझे याद है कि जब पिछली बार पाकिस्तान का नाम आया तो हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि हम दलाल नहीं हैं। मैं सोच रही हूँ कि आज जो दलाल हैं वो तो खुश हो रहे हैं, जो दलाल नहीं हुए, जिन्होंने चापलूसी नहीं की, जो बीच में नहीं पड़े, आपको लगता है कि क्या ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका जो भारत ने खो दिया? आपने अपने पहले सवाल के मेरे जवाब में कहा कि एक छोटा देश बड़ा बन रहा है, बड़ा देश छोटा बन के दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि दलाल और नॉन दलाल के चक्कर में इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, भारत ने एक मौका खो दिया? भारत ने बहुत अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर ली है इसमें, बिकॉज पहले तो वो जो तकरीर जो वहाँ पर हुई है, वहाँ पर डिड नॉट टॉक अबाउट द सफरिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की गाजा के सिविलियंस की सब की जो, और जिस दिन उन्होंने स्पीच दिया उसकी भी तारीख है। इट वाज अ डे ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक ऑन पैलेस्टाइन बाय जूइश टेररिस्ट, 25 फरवरी। उसके बारे में एक लफ्ज नहीं किया प्राइम मिनिस्टर मोदी, और वहाँ साफ खड़े रह के कहा उन्होंने, आई से विथ फुल कन्विक्शन दैट आई स्टैंड विथ इसराइल। तो ये जंग शुरू होने से पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम इसराइल के साथ हैं। तो वहां पे इंडिया की क्रेडिबिलिटी एंड न्यूट्रलिटी खत्म हो गई है। और व्हाट हैज हैपेंड इज के इंडिया की जो ताल्लुकात यूएई के साथ थे, आई टू यू टू में ले लें वगैरह, इट हैज रिमेन ट्रांसैक्शनल। तो अब बस ऐसा ही होगा, लिटरली दलाल छोड़ दिया आप, जो दूसरा बनिया की रिलेशनशिप हो गई। तो इंडिया इज लाइक अ ट्रेडर विद मिडल ईस्ट। तो वो आप कहते हैं स्टेट्समैन का रोल नहीं अदा किया, एंड इंडिया हैज चोजन टू रिमेन मार्जिनलाइज्ड। और ये बहुत, मतलब या तो फॉरेन पॉलिसी की कमजोरी नजर आ रही है, या इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन इसराइल। और अगर आप देखें बार बार जो प्रॉक्सीज है सरकार के, और खुद डॉक्टर जयशंकर, वो ये कहते हैं कि इसराइल हमारे साथ कारगिल में खड़ा रहा, इसलिए हम इसराइल के साथ। तो ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी से डरता है एंड डिपेंड्स ऑन इसराइल। क्या ये बात है? इतनी आत्मनिर्भरता की बात हम करते हैं, तो आत्मनिर्भरता शुड ट्रांसलेट इनटू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो नजर नहीं आई इस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट में। और इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत के तकरीबन 1 करोड़ सिविलियन जो है उस खित्ते के, इंडियंस हैं वहां पे। 30% यूएई की पॉपुलेशन इंडियन है। इंडिया के $200 बिलियन का ट्रेड है, वो सारा का सारा जेपरडाइज में था। और आप कैसा कह सकते हैं कि इंडिया डिडंट हैव ए बिग स्टेक इन दिस वॉर, एंड इंडिया जी। sat बिहाइंड, लेट पाकिस्तान टेक द लीड।